बड़ी खबर सामने आ रही है। पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली है। ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल के जरिए धमकी दी गई। पासपोर्ट ऑफिस में BDDS टीम को बुलाया। पहले भी दी जा चुकी है धमकी। आपको बता दें, जांच में अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। राज्य के कई पोस्ट ऑफिस को धमकी मिली है अभी तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य के कई पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये जो धमकी है ये ईमेल के जरिए दी गई है। ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पासपोर्ट ऑफिस में BDDS टीम को बुलाया गया। पहले भी धमकी दी जा चुकी है। जांच में अब तक संदिग्ध चीज नहीं मिली है। देवघर प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रधान डाकघर और सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर दिखे। डाकपाल रवि कुमार ने बताया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस रांची से मेल आया था जिसमें राज्य के सभी पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम डाकघर पहुंची और डाकघर को खाली कराकर जांच में जुट गई। झारखंड जमुआर की बम निरोधक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने गहन छानबीन की। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं पाया गया। सारे डाक प्रमंडलों को भेजा गया मेल और डाक प्रमंडल के द्वारा जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय चलता है उनको मेल किया गया। मेल आते ही हमने तुरंत टाउन थाना को और SP कार्यालय को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही टाउन थाना के जो है विदिन 10 मिनट्स विदाउट डिले ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। इसके लिए जिला प्रशासन को और टाउन थाना को थैंक्स। सबसे पहले जितने यहाँ पे कस्टमर थे, पब्लिक और स्टाफ को बहुत टैक्टफुली जो है लंच ब्रेक करवा के 2 मिनट के अंदर जो है पूरा प्रीमिसेस खाली करवा दिए। आम जनता में कोई हैवोक नहीं हुई, सारे लोग को समझा के बाहर कर दिया गया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। डाकघर के पदाधिकारी में दहशत का माहौल है। करीब 11 बजे मुख्य डाकघर को मेल आया था। डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद पूरे डाकघर को खाली कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेल में किया गया है जिक्र, मेरे भगवान का हुआ है अपमान। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी और मेल में लिखा गया है कि मेरे भगवान का अपमान हुआ है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लगता है कि 11 साढ़े 11 उसमें क्या कुछ लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ था, कोई एक नाम है कि उसका अपमान हुआ है, इसलिए पासपोर्ट ऑफिस को और पोस्ट ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा। 2 लाइन लिखा हुआ। तो इसके बाद क्या आप लोगों ने किया? तो हम लोग तुरंत उसको रिपोर्ट कर दिए प्रशासन को। प्रशासन आया, आपका पूरा ऑफिस को खाली करवाया है, उसको जांच करेगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी, कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पनाश और दयानंद मोदी ग्रुप पर छापा मारा गया है। बिल्डर के पार्टनर्स, डायरेक्टर्स पर छापा है। वास्तविक आमदनी छिपाने का आरोप लगाया गया है। टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धनबाद के निरसा में प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद ढुल्लू महतो ने फ्लाईओवर निर्माण को क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधा के लिए बेहद अहम बताया। दूसरी ओर इसी मुद्दे पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी
उसी स्थान पर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। दोनों नेताओं के समर्थकों के आमने सामने आने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निरसा में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ढुल्लू महतो से भी बड़ा शक्तिशाली है। तो ये ढुल्लू 15 दिनों से यहीं पर पड़ा हुआ अपना भाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर करोड़ों रुपया लुटा रहे हैं। तो वो पानी में जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करना है, जो करना है वो अपने क्षेत्र में जाके करे। शक्ति प्रदर्शन करके यहाँ कोई काम नहीं। खबर पलामू से, जहां के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं कर रहा है। एक सदस्य अभी भी रांची में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप है कि पहले ही 2 मौत के बाद अगर स्वास्थ्य विभाग गंभीर होता तो बाकी लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी, जिस कारण से बाकी मौत हुई है। पीड़ित परिवार के घर से प्रशासन की टीम ने खाने के सैंपल लिए थे, जिसमें सरसों का तेल, आटा, चावल और कटैया के तेल की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग कटैया के तेल से ही लोगों के संक्रमित होने की बात कह रही है। मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। हुए ना 3 लोगों के बाद फिर मेरा भाई, एक पत्नी, एक साथ फिर लाया रांची से। अभी 10 दिन 12 दिन के बाद फिर मेरा माँ भी देखा, परसों लाया। कितने लोगों का दास है? 6 गो। 2 गो का मिल जाता, जान बचने के लिए 4 गो का अथी होता ना, वहाँ से 2 गो का नहीं रिपोर्ट मिला है पोस्टमार्टम की। जब वो 2 गो का मिल जाता तो यहाँ 4 गो के जान बचता नहीं, आओ के नहीं जब अथी हुआ। और रिम्स में भर्ती के वो लोग के भी नहीं अभी तक रिपोर्ट आया है। अभी तो सूचना मिला जो कटैला का तेल खा गया, तो कटैला का तेल रखा हुआ है घर में, मोस्टली जानवर के लिए रखा जाता है। खाने के लिए सरसों तेल सलौनी रखा जाता था। आटा गया, सातू गया, पानी गया, मिट्टी गया जांच का। इस सब के जांच आना चाहिए ना। तो कटैला के तेल का जांच करके आप बैठाइएगा तो कटैले के तेल ना जांच में आएगा। कारण कि देखिए 2 का डेथ होने के बाद क्या बोलते हैं, कुलदीप महतो और उनका लड़की बबीता कुमारी सदर अस्पताल में ही डेथ कर गए, उनका आगे पीछे। लेकिन उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो कहने का मतलब ठीक है, जांच टीम ने अवगत करा दिया कि सरसों का तेल खाने से डेथ करती, ठीक है। लेकिन 4 गो यहाँ से रिंग से जो गए थे, 2 लोग की तो जान बचाया जा सकता था, लेकिन सर लापरवाही तो बहुत है। और घटना के बाद अब न्यूज़ 18 भी कुछ सवाल पूछता है। स्वास्थ्य विभाग समय पर क्यों नहीं जागा? जांच में देरी क्यों हुई? कटैया तेल ही वजह है या कुछ और? क्या रिपोर्ट पूरी सच्चाई बता रही है? पीड़ित परिवार को मदद कब मिलेगी और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? खबर गुमला से, जहां एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक और जान ले ली। मामला चैनपुर प्रखंड का है, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, बदहाल एम्बुलेंस व्यवस्था और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 9वीं कक्षा की छात्रा की तड़प कर मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर उनकी बेटी को किसी डॉक्टर ने संजीदगी से नहीं देखा और सीधे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। जब शिवानी की स्थिति और नाजुक होने लगी तो परिजनों ने डॉक्टरों से गुमला या रांची ले जाने के लिए तत्काल सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एम्बुलेंस खराब है और स्टार्ट नहीं हो पा रही है।
जब सरकार तंत्र से कोई उम्मीद नहीं बची तो मजबूर पिता ने खुद एक निजी पिकअप वैन का इंतजाम किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि मरीज की बेहद नाजुक स्थिति को जानते हुए भी चैनपुर अस्पताल प्रबंधन ने वैन में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं कराई। परिजन शिवानी को पिकअप वैन में लिटाकर किसी तरह गुमला सदर अस्पताल पहुंचे। वहां भी डॉक्टरों ने रिम्स रांची रेफर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुमला टाउन से निकलते ही रास्ते में शिवानी ने दम तोड़ दिया। सरकारी हॉस्पिटल, चैनपुर का सरकारी हॉस्पिटल, उस जगह हम लोग देखिए बोले कोई लोग ऐसा देख नहीं रहा है। और हम एम्बुलेंस का बात किए, एम्बुलेंस भी जो बात किए तो एम्बुलेंस भी उनका जो था एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा है। और एम्बुलेंस भी उन लोग हम लोग को नहीं दिए। वहाँ हम लोग को 1-2 घंटा रुकना पड़ गया। और बच्ची सीरियस हाल में होते गया। और एक पिकअप लिए थे, उसी में लेके गए थे। उसी पिकअप से हम लोग गुमला लेके आए। गुमला लाने के बाद में भी यहाँ बहुत लेट हुआ, ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और बहुत देर के बाद उन्होंने लिख दिया थी रिम्स के लिए रेफर कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी इसका थी हालात बिगड़ते गया मियाँ का। और गुमला निकलते ही गुमला टाउन निकल के मेरा बेटी नहीं रहा। अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने के लिए गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस नहीं मिला। हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप लोग हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में। यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला, ना कोई कुछ। यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग घटना के बाद अब न्यूज 18 भी कुछ सवाल पूछता है। अगर एम्बुलेंस खराब थी तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या रेफर करना ही इलाज का विकल्प बन गया है? सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही तय कब होगी? क्या ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे है? क्या ये मौत नहीं व्यवस्था की विफलता है? रांची से बड़ी खबर है। रातू में एक छात्र के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्त के साथियों पर रेप का आरोप लगा है। छापेमारी में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 8 लोगों के वारदात में शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस को मिली जानकारी है और जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रातू में एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। दोस्त के साथियों पर रेप का आरोप लगा है। छापेमारी में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी, कुल 8 लोगों ने वारदात में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की सेलेक्टर अंशुता लकड़ा के आरोपों की जांच अब हॉकी इंडिया कराएगी। इसको लेकर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को जांच के आदेश दे दिए हैं। हॉकी इंडिया की ओर से गठित एक कमेटी अंशुता लकड़ा की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट हॉकी इंडिया को और खेल मंत्रालय के साथ साझा करेगी। हॉकी सेंटर से निकली आरोपों की गूंज केंद्रीय खेल मंत्रालय से होते हुए हॉकी इंडिया तक पहुंच गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एकलव्य हॉकी सेंटर के सामने में हैं और आरोपों की गूंज यहीं से निकली है। और बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हॉकी इंडिया इस पूरे मामले की जांच कराकर उसके साथ जानकारी साझा करे। आपको ये बता दें कि पूरा मामला जो है वो दरअसल हॉकी इंडिया की जो सिलेक्टर हैं अंशुता लकड़ा और आपको हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह दोनों के बीच का है। अंशुता लकड़ा ने सीधे आरोप लगाए हैं भोलानाथ सिंह पर धमकी देने का, औकात में रहने का और हद में रहने का। ये आरोप उन्होंने लगाए हैं और जिसके बाद
सीधे उन्होंने इसकी शिकायत, यानी असुंता लकड़ा ने इसकी शिकायत केंद्रीय खेल मंत्रालय से की थी, मुख्यमंत्री से की थी और सीधे इसकी जानकारी और भी लोगों को दी थी। लेकिन समझना होगा कि इसके पीछे खेल क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो आपको एक सुधीर गोला, जो कि हॉकी, जो आप देख सकते हैं कि एकलव्य हॉकी सेंटर के तत्कालीन कोच थे, उनसे जुड़ा हुआ है, जिन पर कुछ लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। जो हॉकी से जुड़ी खिलाड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाए थे। उन लड़कियों ने इसकी शिकायत असुंता लकड़ा से की थी और करुणापूर्ति, जो कि एक और कोच हैं बरियातू हॉकी सेंटर की, उनसे की थी। असुंता लकड़ा ने इस पूरे मामले की जो जानकारी है आपको सीधे किसको दी, तो सीधे दी खेल मंत्रालय को दी, हॉकी इंडिया को दी और तमाम लोगों को दी। खेल मंत्रालय ने इसी पर संज्ञान लिया है और साफ कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कि हॉकी इंडिया इस पूरे मामले की जांच कराए, असुंता लकड़ा के आरोपों की जांच कराए। जांच में क्या कुछ आता है केंद्रीय खेल मंत्रालय से साझा किया जाए। कुल मिलाकर देख सकते हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स में एमबीबीएस की 250 सीट को मंजूरी मिली है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दी मंजूरी। चालू सत्र में 250 छात्र का होगा नामांकन। पहले रिम्स में एमबीबीएस में थी 180 सीट, 70 बढ़ी हुई सीट पर अब हर साल नामांकन होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिम्स में एमबीबीएस की 250 सीट को मंजूरी मिल गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मंजूरी दी है। चालू सत्र में 250 छात्र का नामांकन होगा। पहले रिम्स में एमबीबीएस में 180 सीट थी, 70 सीटें बढ़ाई गई हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मलिक के निधन से राज्य की राजनीति में शोक की लहर है। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद स्थित आवास लाया गया, जहां नेताओं, जनप्रतिनिधियों और समर्थकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ शमशेर नगर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उन्हें उनके निधन को झारखंड की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। एमएलए थे 2009 में, इनका बात विचार व्यवहार लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा रखते थे। इनका व्यक्तिगत संबंध हमसे बहुत अच्छा था। हम लोग अभिभावक थे। इनका समाज में नहीं होने से इनका पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे अपने चरणों में स्थान दें। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दिक्कत में परेशान बेरोजगारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और मन्नान मलिक जैसा योद्धा इस धनबाद में, इस धरती पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। विधायक सांसद हो जाना अलग बात है। मन्नान मलिक विधायक, सांसद और मंत्री सबसे ऊपर चीज थे। इसलिए मन्नान मलिक के जाना कोयलांचल वासियों के लिए बहुत ही अंधकारमय स्थिति में, दुखदायी स्थिति में हम लोग हैं। और मन्नान मलिक के रास्ते पर एक रत्ती भी चले न तो धनबाद का भी कल्याण होगा, कांग्रेस पार्टी का भी कल्याण होगा। हम लोग का यही मानना है। बीआईटी मेसरा रांची के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस केवल उसकी स्थापना का स्मरण नहीं, बल्कि उसकी गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों का भी उत्सव होता है। राज्यपाल ने विश्वास जताते हुए कहा कि बीआईटी मेसरा आने वाले वर्षों में ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और उत्कृष्टता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। मदन मोहन मोहनका जी और विशिष्ट अतिथि अपने वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी क्षमता का उपयोग राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करने की में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जब विश्वविद्यालय समाज की वास्तविक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं, तभी उनकी शिक्षा और अनुसंधान की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होती है।
खबर रांची से है, जहां कांके के रहने वाले रोशन शाही ने ये साबित कर दिया है कि अगर मां का साथ और हौसला हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। रोशन ने इंडोनेशिया में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े डांसिंग मंच वर्ल्ड ऑफ डांस 2026 में रनर अप का खिताब जीतकर वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। पिछले 4 सालों से वियतनाम में रहकर 26 वर्षीय रोशन इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रोशन की इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनकी मां का एक लंबा और कड़ा संघर्ष छिपा है। उनकी मां ने सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर जिम्मेवारी संभाली है। वियतनाम से रांची पहुंचे रोशन शाही से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोई आपसे ये पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार कौन है, तो कहीं ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में ही किसी रोशन शाही का नाम पूछिए, लोग बता देंगे कि रोशन शाही ने दुनिया में डांस के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की है। देखिए, वियतनाम में रहते हैं, वियतनाम से मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से वियतनाम में रह रहे हैं। इंडोनेशिया में वर्ल्ड ऑफ डांस 2026 का आयोजन हुआ था और उसमें दुनिया भर के डांसर शामिल हुए थे, लेकिन उसमें रांची के रोशन शाही ने अपना नाम कुछ ऐसा लिखाया, परफॉर्मेंस कुछ ऐसा किया कि उन्होंने सीधे रनर अप का खिताब जीता। बोले कि सबसे पहले आप वियतनाम में रहते हैं जी। कितने सालों से वियतनाम में? वियतनाम में मुझे 4 साल हो गए। 4 साल जी। तो ये इंडोनेशिया में जो आपने जीता है वर्ल्ड ऑफ डांस 2026 रनर अप का खिताब, क्या था वो मेरे लिए तो एक सपना था, क्योंकि उसके बारे में मैंने सिर्फ सपना ही देखा था और मैंने सोचा था कि ये एक दिन ज़रूर होगा, पर इतनी जल्दी होगा वो मुझे नहीं पता था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई जो एज अ अचीवमेंट अब मेरे साथ जुड़ गई है, जिसके बारे में मैंने सिर्फ सोचा था, पर इतनी जल्दी होगा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड ऑफ डांस से भी कोई रॉक डांस का कोई बड़ा मंच है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डांस जगत के डांसर्स के लिए ये सबसे बड़ा मंच है। अगर जितने भी डांसर्स है वो कितने भी साल से प्रैक्टिस करें, उनका एक सपना है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे इस स्टेज पर। ये आई थिंक ऑलमोस्ट सभी डांसर्स का सपना है। रोशन, आप वियतनाम में रहते हैं, मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके माता पिता? जी, मेरी माता है, मेरे पिता सर्वगास्य है जी। उनका देहांत पिता गुजर गए? जी, उनका देहांत 2013 में हुआ था जी। तो मूल रूप से आप रहने वाले कहाँ के हैं? रांची के रहने वाले हैं? जी सर, मैं रांची कांके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रहता हूँ। और रोशन शाही ने वास्तव में उम्र 26 साल है, बता रहे हैं कि अभी और आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है, डांसिंग के क्षेत्र में और आगे जाना है। चूँकि माँ ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया है कि उस संघर्ष को इतनी बुलंदियों तक ले जाना है कि रोशन शाही को अब रनर अप नहीं बल्कि खिताब चाहिए डांसिंग की दुनिया का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरुवार ने धनबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त आदित्य रंजन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, BIT सिंदरी के फैकल्टी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, शिक्षकों की कमी को दूर करना और BIT सिंदरी को एक बड़े रिजर्व संस्थान के रूप में विकसित करना था। प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने के बाद अब यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों की बहाली तेज होगी और अगले 1 साल के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। BIT सिंदरी आपका बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, और जो BBM की यूनिवर्सिटी बनी हुई है उस पर अभी नया यूनिवर्सिटी है, उसकी गतिविधियों को, तो ओवरऑल हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं धनबाद में, उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पर विजिट किए हुए हैं। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम आ चुका है, उसके तहत में हम लोग को यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाना है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द उसको फंक्शन में ला देंगे। 1 साल के अंदर में हम लोग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज, चमक, ठनका और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।
कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। अगले 2 दिनों तक भी मौसम का यही मिजाज बने रहने का अनुमान है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन और ठनका हो सकता है। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। लगातार बारिश हो रही है, मानसून सक्रिय हो गया है। अगर राज्य के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कोल्हान में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, संथाल में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। वहीं गढ़वा पलामू की बात करें तो वहाँ भी पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। आप देखें कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम में परिवर्तन की वजह से खेती बाड़ी का जो काम है वह किसान सक्रिय हो गए हैं और तापमान में गिरावट हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं इसका प्रभाव आम जनजीवन पर भी पड़ा है, क्योंकि तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। रांची से निरंजन सिंह।